नमस्कार दोस्तों, मैं बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे अहम सवाल जो सबको परेशान कर रहा है, मीडिया से लेके तमाम जगहों पर जिस पे चर्चा बहुत तगड़ी चल रही है, वह है विपक्ष के गठबंधन इंडिया अलायंस के बारे में। क्या इंडिया अलायंस वाकई जमीन पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के साथ साथ जिस तरह का प्रोपेगेंडा प्रचार चल रहा है, राम राज चल रहा है, विपक्ष विहीन लोकतंत्र की कल्पना जमीन पर उतारने की तैयारी चल रही है, उसे कहीं टक्कर देने के लिए तैयार दिखाई भी दे रहा है या नहीं? एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं, एक बैठक में कोई दल नाराज, कभी ममता बनर्जी नाराज, कभी अखिलेश नाराज, कभी नीतीश जी को मनाने की बात। आखिर चल क्या रहा है इंडिया गठबंधन में, और क्या इंडिया गठबंधन वाकई सोच भी रहा है कि जमीन पर वह टक्कर देगा? क्योंकि यहां एक बात ध्यान रखने की है कि 2019 में जो चुनाव हुआ, जिसमें मोदी जी को इतना अकूत बहुमत मिला, सबके बावजूद उनका जो गठबंधन है उसे जितने प्रतिशत वोट मिले, उससे ज्यादा उनके विपक्ष को वोट मिले। 45% अगर एनडीए के पास गया, एनडीए गठबंधन के पास, तो उस आंकड़े के हिसाब से 55% वोट विपक्षी दलों के पास है। और तब से लेकर अभी तक एनडीए के बाद एनडीए से बाहर निकलने वाले दल भी ज्यादा हैं, जिसे कांग्रेस कहती है कि 60% वोट अभी विपक्षी पार्टियों के पास हैं। तो जनाब, जो 60% मतदाता हैं, उनका भरोसा आप कैसे जीतेंगे? क्या इसी तरह से जीतेंगे? इंडिया गठबंधन की जब भी बैठक होती है, तब यह मान के चलते हैं हम सारे लोग कि इंडिया गठबंधन, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उससे जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं, उनकी जितनी बाइट्स आएंगी उससे ज्यादा सत्ता के लोगों की बाइट्स आएंगी। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उन्होंने जिस तरह से इस पर बयान दिया, मजाक उड़ाया, वह बहुत स्वाभाविक सा लगता है। लेकिन यहां इस बार उन्होंने अपनी बातचीत में एक नया पंच रखा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की चूंकि वर्चुअल मीटिंग हुई, यानी वो वर्चुअल गठबंधन है, जमीन पर गठबंधन नहीं है, इसलिए इससे कोई उम्मीद ही नहीं की जानी चाहिए। और इसके बाद आप देखिए, तांता सा लग गया सत्ता पक्ष से एनडीए गठबंधन का मजाक उड़ाने वालों का। और वे जो सवाल उठा रहे हैं उससे आप सहमत हो, मैं सहमत हूं, या कांग्रेस सहमत ना भी हो, लेकिन जो बुनियादी चीज है पीछे से, वह यह है कि जिस तरह की एकता की बात होनी चाहिए थी, जिस तरह से सबको साथ में आकर अब कम से कम सीट शेयरिंग की बात करनी चाहिए थी, वह इस वर्चुअल मीटिंग में भी नदारत रही। और यह नदारत होना एक गंभीर चिंता का सवाल है, क्योंकि ऐसे आप इतनी बड़ी जो एक वेव चलाने की कोशिश है, चाहे वो राम मंदिर के नाम पर हो, चाहे आने वाले दिनों में नागरिकता संशोधन कानून के जरिए हो, या फिर मोदी जी हैं तो मुमकिन है कि नारे के तहत हो, उसमें राहुल गांधी की न्याय यात्रा के जरिए आपका बेड़ा पार होगा नहीं इंडिया गठबंधन जी। इस दिशा में एक अहम कदम जो उठाया गया, जिसपे लगता है कि सहमति हुई, कि जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, उसके चेयरपर्सन बनेंगे, यानी अध्यक्ष रहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो एक दलित नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ संयोजक यानी कन्वीनर के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम पेश किया, जिस पर अभी आनाकानी रस्साकसी चल रही है। लेकिन अंदर से लोग बता रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि नीतीश जी को मना ही लेंगे अगर नीतीश जी पलटी खाने के लिए तैयार ना हुए तो। अगर मान लीजिए यह गठबंधन की यह प्रक्रिया सफल होती है, तो भी जो बड़ा सवाल है कि आप पश्चिम बंगाल में क्या करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो वहां की मुख्यमंत्री हैं,
वह लगातार दूसरे ढंग का रुख अख्तियार किए हुए हैं। वह कभी कहती हैं कि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देंगी, वह सीपीएम को आतंकवादी पार्टी तक कहती हैं, और तमाम और लोग न्याय यात्रा पर भी निशाना साधते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश, जहां से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं संसद की 80 सीटें, वहां पर इंडिया गठबंधन इस पार्टी है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव लगातार एक अलग ढंग का स्वर अख्तियार किए हुए हैं। वो नाराज भी हैं, कभी तैयार भी हैं, लेकिन उनके बारे में भरोसे से कहने के लिए अभी भी खुद इंडिया गठबंधन के लोगों के पास बहुत कुछ नहीं है। ये जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से आप कैसे पार लगाएंगे? और साथ ही साथ जिस तरह से महाराष्ट्र में जो पूरा का पूरा विपक्ष विहीन महाराष्ट्र को रचा गया है, उसकी पॉलिटिक्स को रचा गया है, एनसीपी गायब है, एनसीपी में 2 फाड़ हैं, वहां तक कि जो शिवसेना है उसमें उद्धव ठाकरे अपना बिल्कुल सर्वाइवल की फाइट लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में महाअगाड़ी गठबंधन किस तरह से वहां पर कांग्रेस या विपक्षी गठबंधन को बल दे पाएगा, इन तमाम सवालों पर बुनियादी तौर पर अभी चुप्पी दिखाई दे रही है। इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे घटनाक्रम में एक ही चीज सकारात्मक है, और वह यह कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस बात पर तैयार है कि वह कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक 2024 में वह सिर्फ 255 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और बाकी सीटें वह छोड़ेगी विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की सीटों के लिए, इंडिया गठबंधन की पार्टियों के लिए। अब इसी क्रम में एक निगाह दौड़ाते हैं 2019 में क्या स्थिति थी कांग्रेस की। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश जहां से 80 सीटें आती हैं, पिछली बार कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, परिणाम हमारे सामने। बिहार में 40 सीटें हैं, उनमें से 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने, लेकिन बिहार में सीन चेंज हुआ है। लालू पहले कांग्रेस के साथ थे, इस बार नीतीश का भी इस इंडिया गठबंधन में साथ साथ लड़ने की बात है। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें 21 सीटों पर लड़ा था। कर्नाटक में 28 सीटों में 21 सीटों पर कर्नाटक में सीन चेंज हुआ है, क्योंकि कर्नाटक में पिछली बार जेडीएस के साथ लड़ रहे थे, इस बार वहां कांग्रेस की विधानसभा में सरकार है। सिद्धारमैया एक बहुमत हासिल करके सरकार बनाया है उन्होंने वहां पर। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें 25 सीटों पर लड़ा गया था कांग्रेस ने चुनाव। तमिलनाडु में 39 सीटों में 9 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। अब आप देखिए, यह जो पूरा घटनाक्रम है, यह बता रहा है कि 2019, क्योंकि 2019 इसलिए खास है क्योंकि उस समय कांग्रेस ने, जी हां, इसी कांग्रेस ने 421 सीटों पे चुनाव लड़ा था। 421 सीटों से खुद को वो घटा के लाए हैं 255 सीटों पर, और जीती थी 52 सीटें। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के भीतर जो आत्ममंथन और आत्मचिंतन चला है, उसने यह मजबूर किया है, और ग्राउंड रियलिटीज भी बता रही हैं कि कांग्रेस, उसकी जो ताकत घटी है, लिहाजा उसे विपक्ष में बाकी गठबंधन की पार्टियों को ज्यादा सीटें देनी ही होंगी, और अगर वह देने के लिए तैयार है तो बाकी जो पार्टियां हैं वह क्या रुख अख्तियार करेंगी, किस तरह से चुनाव के इस समीकरण को एक फैसले तक पहुंचाएंगी, यह देखना दिलचस्प होगा। 2024 का चुनाव मोदी जी के लिए तो खास है ही, क्योंकि वो 3rd टर्म रिपीट करने की बात कर रहे हैं, और उनके पक्ष में जो माहौल बनाने की तैयारी है, उससे ऐसा लगता है कि यह बताया जा रहा है कि वह आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में दूसरी मिसाल कायम करेगी, भारत को लोकतंत्र से दूसरी दिशा में ले जाने की। जो पुराना सपना है हिंदू राष्ट्र की, वह सब कुछ एक जगह। सवाल विपक्षी पार्टियों का है। विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं इस समय देश में, वे सब जानती हैं कि यह चुनाव उनके लिए सर्वाइवल का चुनाव है।
यानी जिंदा बने रहने का चुनाव है, क्योंकि पिछले 5 सालों में तमाम विपक्षी दलों ने देखा है कि उनके लिए जिंदा रहना, अपनी सरकार चलाना कितना मुश्किल है, चाहे ममता बनर्जी हो पश्चिम बंगाल की या फिर केरल के पिनरई विजयन हो। सारे के सारे लोग, हम सब जानते हैं कि देश की राजधानी में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उनकी ही सरकार जो पंजाब में है, ये सारी सरकारें एक के बाद एक लगातार निशाने पर बनी हुई हैं और इन सब के लिए अपने मंत्रियों तक को बचा पाना, गिरफ्तारी से बचा पाना, ईडी और तमाम एजेंसियों की दबिश से बचा पाना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में अगर ये तमाम पार्टियां आज की तारीख में नहीं जागती हैं और इंडिया गठबंधन के जरिए एक पोटेंशियल चैलेंज देने के लिए तैयार नहीं होती, तो निश्चित तौर पर मान लेना चाहिए कि वे मान रही हैं कि अब आने वाला दिन उनका नहीं है। लेकिन यहां एक और अहम बात है कि जिन 55% आबादी ने, मतदाताओं ने गैर भाजपा पार्टियों को वोट दिया, उनका लोकतंत्र में स्टेक क्या रहेगा। और शायद आज इंडिया गठबंधन को इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है और उसकी तैयारी बहुत गंभीर चिंता का विषय है। इस दिशा में वैसी दिखाई नहीं दे रही, उस तरह से उनका कमिटमेंट दिखाई नहीं दे रहा और बहुत कम समय है। हमसे, आपसे ज्यादा वह जानते हैं कि मोदी जी कभी भी 22 जनवरी के बाद, यानी अयोध्या में भव्य दिव्य आयोजन के बाद, चुनाव के लिए तैयार हैं। और ऐसे में यहां पे जो सरफटोवल चल रहा है, उसको लेकर अगर इसी तरह की इमेज रही, तब तो वाकई लोकतंत्र राम भरोसे ही रहेगा। शुक्रिया।